हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना वीकली एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कि इस हफ्ते में गोल्ड, सिल्वर और जो प्रेशियस मेटल्स की मार्केट है उसने कैसे परफॉर्म किया और कौन से मेजर की इवेंट्स थे इस हफ्ते, यानी कि 23 मई से लेकर 27 मई का हम कवर अप लेंगे एंड विल सी हाउ इट गोज। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग मेरी लेटेस्ट वीडियो को जाकर देखें, जिसमें हमने एमएमटीसी पैम्प के 100 ग्राम का गोल्ड का रिव्यू अनबॉक्सिंग करी है, जिसका कॉस्ट प्राइस जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के ऊपर है। जल्दी से जाकर इस वीडियो को देख लें, जल्दी से लाइक कर दें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो लास्ट वीक का जो एनालिसिस था वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि आरबीआई जो है उसने 60 टन से भी ऊपर गोल्ड ऐड कर लिया अपने रिजर्व में इन FY22। वहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था कि जो फ्राइडे का क्लोजिंग रेट था वो कितना था। तो आज की स्टार्टिंग हम फ्राइडे के क्लोजिंग के रेट से करेंगे, लास्ट फ्राइडे नॉट दिस वन, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे प्राइस शिफ्ट हुआ है। तब आपका जो 999 फाइनेंस का गोल्ड था 10 ग्राम 51,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम पे था, और सिल्वर जो है आपका 62,000 रुपीज़ पर किलोग्राम पे था। 23 में यानी कि जब मार्केट्स ओपन हुई है तब आपका गोल्ड ने थोड़ी सी तेज़ी देखी, वाइल आपका सिल्वर जो है नीचे गया। अगर हम क्लोजिंग की बात करें यानी कि 27 मई को कैसे इस जो फ्राइडे आया था वहाँ पर क्या हुआ, तो वहाँ पर आपका उल्टा हो गया, गोल्ड नीचे चला गया एंड आपका सिल्वर जो है वो ऊपर चला गया। गोल्ड में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वो ज़्यादा नहीं है, 51,248 से 51,204 पे गया है। सिल्वर देखेंगे तो 61,859 से 62,538, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस देखा गया है। ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो लेट्स से गोल्ड में बहुत माइनर है। ये सेम चीज़ अगर हम आपको यूएसडी में दिखाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये डेटा सिमिलर दिखेगा, तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। इन सब में जाने से पहले कि क्या क्या हफ्ते में हुआ, एक हम पहले आर्टिकल कवर कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे और इससे आपको काफ़ी इंसाइट्स मिल सकती हैं। ये जो आर्टिकल है कहता है कि गोल्ड स्टिल टर्क्स फेवरेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि टर्की जो कंट्री है उसमें जो लोग हैं उनको अभी भी गोल्ड सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ ये मेंशन्ड है, एक सर्वे था जो कि अरेडा नाम की शायद कोई कंपनी है उसने लिया था। उसमें कहते हैं कि एज मच एज 42.9% जो टर्किश लोग हैं वो गोल्ड को कंसिडर करते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट की तरह। और ये जो डेटा है मई का है, इसी महीने का, और ये डेटा पिछले साल की अगर हम बात करें अप्रैल 2021 तब से लेके अब तक ये डेटा चेंज हो गया है, बिकॉज डिक्रीज हो गए हैं लोग जो सोचते हैं कि गोल्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। पिछले साल लोग सोचते थे 57.4% लोग सोचते थे कि गोल्ड अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और इस साल 42.9, काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस है। ऐसा क्यों हुआ होगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं, टर्की जो है उसकी हालत सही नहीं है इकोनॉमिक वाइज। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन वाइज करें या उनकी जो करेंसी है वो सब बेकार हो रखी है, इट्स मोस्टली वर्थलेस। इन सब के चक्कर में काफ़ी लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि गोल्ड का जो प्राइस पहले होता था उससे वो एक डाउन ट्रेंड में है, नीचे ही जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम इंडियन रुपी के टर्म्स में बात करें तो गोल्ड आपको मान लो मैक्सिमम जो गया था 55,000 रुपीज़ पर गया था, और अब अराउंड 49-50,000 पर ट्रेड हो रहा है। मतलब 10% तो कम से कम ड्रॉप हुआ है। अगर कोई कंट्री में रहना देना बहुत मुश्किल हो गया है, सामान महंगाई सब कुछ हो गई है, तो आप इन्वेस्टमेंट से पैसा उठाओगे अगर आपके पास या तो नौकरी नहीं है या आपको लग रहा है कि इट्स जस्ट नॉट डूइंग मच, मतलब एक डेड एसेट है, या हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो प्रॉफिट बुक करने के साथ लॉस बुक भी करना पड़ता है किसी किसी टाइम पर। तो ये एक ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो है कम लोग अब गोल्ड को प्रेफर कर रहे हैं। येस देर आर पीपल, ऑब्वियसली गोल्ड कहीं जाएगा नहीं क्योंकि पूरी दुनिया में लोग सेव रखते ही हैं, बट येस ये है कि जो शाइन है उसका कम हो गया बिकॉज वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इवन तो महंगाई हो गई है, टर्की जैसे कंट्री में जहाँ महंगाई इतनी हो रखी है और वहाँ पे भी अगर गोल्ड उनको परफॉर्म करता नहीं दिख रहा होगा तो वो लोग क्या सोचेंगे कि नहीं ये तो हमारे पैसे के लायक है नहीं। नेक्स्ट ये है कि अराउंड 45.9% वुमेन और 42.2% मेन जो है वो चाहते हैं कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करें। 50% ऑफ द यूथ यानी कि जो यंग लोग हैं वो कह रहे हैं कि गोल्ड जो है उनकी फेवरेट इन्वेस्टमेंट होगी। फिर रियल एस्टेट की बात करते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रियल एस्टेट में ये बात है कि वो कह रहे हैं कि 27.4% पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट। पिछले साल 26.9% लोग इंटरेस्टेड थे, और लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जिसके पास पूरा पैसा है खरीदने के लिए मे बी इट इज़, जिसके पास पैसे नहीं है और वो लोन वगैरह लेता है, EMI वगैरह भरना होता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। बट टर्की में ऐसा चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? लेट मी शो यू। तो ये अर्डोगान जो हैं वो प्रेसिडेंट है टर्की के, वो कहते हैं कि सिर्फ ट्रेटर्स या इलिटरेट्स जो हैं
वो इंटरेस्ट रेट को लिंक करते हैं इन्फ्लेशन से। यानी कि जो देशद्रोही हैं या अनपढ़ लोग हैं वही कह सकते हैं कि जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होगा उसके हिसाब से इन्फ्लेशन चेंज होगी। यह बहुत ही क्रेजी चीज़ है, क्योंकि अभी इस टाइम पे कितने कंट्रीज ने सोचो इंटरेस्ट रेट्स चेंज किया है। इंडिया ने करा है, आपका आई थिंक यूके ने कर दिया है, फिर आपका यूएस ने करा है। तो ये काफ़ी फनी साउंड होता है, बट इसके पीछे कोई एजेंडा है। यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि अर्डोगन ने बोला कि हायर इंटरेस्ट रेट्स जो है इसके अगेंस्ट बोला कि ये एक क्योर नहीं है इन्फ्लेशन के लिए। जब टर्की का सेंट्रल बैंक ने बोला कि वो अपना अल्ट्रा लूज अप्रोच ही करेंगे फॉलो, मतलब दे आर नॉट एक्टिंग स्ट्रिक्टली, वो सोच रहे हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, जो कि उनकी कंट्री बिल्कुल बुरा हाल हो रखा है। इवन इफ प्रेशर बिल्ड हो रहा है कंज्यूमर के प्राइसेस में और उनकी जो करेंसी है लीरा पे, काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे चेंज। तो इस रीज़न के वजह से मैं आपको ये बताना चाहता था कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जब उनका इंटरेस्ट रेट्स हाइक ही नहीं होगा, जब पहले है उतने पे रहेगा, तो उनको ये विश्वास है कि हमें सेम EMI देनी पड़ेगी। तो इसके वजह से फिर हम क्यों ना करें इन्वेस्ट। अगर ये सेम चीज़ अगर हम इंडिया या यूएस में देखेंगे तो मैंने काफ़ी लोगों का ओपिनियन देखा कि 2022 इज़ नॉट द ईयर टू गेट एन EMI या फिर बाय एन हाउस ऑन लोन, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स कितने क्रेजली हाइक कर रहे हैं। यहाँ पे टर्की में उल्टा ही चल रहा है। अब मैं जो इनकी करेंसी की बात कर रहा था कि इनकी करेंसी काफ़ी पिट रखी है, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये टर्किश लीरा है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से USD, ठीक है, टर्किश लीरा वर्सेस US डॉलर। 2016-17 के बीच में एक टर्किश लीरा आपको अराउंड 28 सेंट्स देते थे, यानी कि 0.28 US डॉलर्स। अब अगर हम बात करेंगे, अब आपको एक टर्किश लीरा सिर्फ 8 सेंट्स यानी कि 0.08 US डॉलर्स प्रोवाइड करता है। व्हाट इज़ दिस। यहाँ पे देखो कितना ड्रॉप देखा गया। ये तो सिर्फ US डॉलर के टर्म्स में, उनकी खुद की जो वहाँ पर महंगाई हो रखी है, इन्फ्लेशन हो रखा है, दैट्स ऑफ द चार्ट्स। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया यानी कि INR जो है हमारा, एक INR डॉलर के टर्म्स में आपको सिर्फ 1 सेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि 0.01 USD। क्या इसका मतलब है कि हमारा इंडियन रुपी या इंडिया जो है वो टर्की से भी बुरे हालत में नहीं। कभी भी हम किसी करेंसी को अगर हम थर्ड पार्टी से कंपेयर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम एग्जैक्टली ये नहीं बता पाएंगे कि इसके टर्म्स में उसके टर्म्स में कौन सी कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, बट डेफिनेटली इंडिया इज़ नॉट परफॉर्मिंग वर्स देन टर्की। एंड एक और जो डेटा मेरे को दिखाना था वो गोल्ड से रिलेटेड ही है। वो ये है कि टर्की ने Q1 2022 में अराउंड 36 टन्स गोल्ड ऐड करा अपने रिजर्व में, जिसमें हाईएस्ट जो था इजिप्ट था एट 44 टन्स एंड इंडिया वी कैन सी हियर एट 6.31 टन्स। हमें पता है इंडिया में कितना गोल्ड है अगर रिजर्व की बात करें, या उसके अलावा अगर हम लोगों की बात करें तो भी कितना गोल्ड है। सेम चीज़ जो है टर्की के लिए भी होता है, अंडर द मैट्रेस टर्की में भी चलता है। अब यहाँ वापस नीचे आते हैं और नीचे यहाँ हम देखेंगे कि टॉप 10 कंट्रीज़ कौन से जो कितना गोल्ड होल्ड करती हैं एज ऑफ Q1 ऑफ 2022। यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे तो US से शुरू होता है एंड इट गोज़ अप टू द नेदरलैंड्स, यानी कि टर्की जो है टॉप 10 में नहीं आता है, लेकिन डेफिनेटली 11th पोजीशन पे है। हियर इंडिया इज़ एट 9th पोजीशन विद गोल्ड रिजर्व ऑफ ओवरऑल 760 टन्स एंड टर्की अगर हम यहाँ देखेंगे तो इट इज़ एट 430 टन्स। टर्की के पास भी गोल्ड है बट इट्स लेस देन इंडिया, ऑब्वियसली उसके हिसाब से, कंट्री के हिसाब से हमारे पास 760 है। वाइल यू कैन सी वहाँ US, चाइना वगैरह 8000 टन्स, यू हैव 3000 टन्स, वो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। बट US का डेट काउंटर भी अगर आप देखोगे तो कितने क्रेजिली दौड़ता है। वापस इसमें आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 30% जो यंग पीपल है वो रियल एस्टेट को प्रेफर करते हैं, उसके बाद फिर 65 एंड अबव के लोग। एक सवाल पूछा गया था कि आप लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो 23.7% जो लोग हैं वो कहते हैं हम फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया कि लीरा जो है वो कुछ अच्छी वैल्यू फेच नहीं कर रहा है, यानी कि अपने लोग जो लोग कंट्री में हैं टर्की में, वो अपनी करेंसी को ही नहीं अब वैल्यू देते, अब अपनी इकोनॉमी का भी उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं ये तो कुछ हमें जनरेट ही नहीं करके दे रहे हैं, हम तो टैक्सेस पे कर रहे हैं बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू। तो इस चक्कर में लोगों ने फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये जो था लास्ट ईयर था 8.2% एंड दिस ईयर इट्स एट 23.7%। क्या सिग्निफिकेंट राइज देखा गया। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इज़ अबाउट डिपॉजिट अकाउंट्स, क्रिप्टो करेंसीज एंड स्टॉक्स। तो डिपॉजिट अकाउंट्स बेसिकली होते हैं जैसे आपका सेविंग्स हो गया, आपका करंट हो गया अकाउंट हो गया, या फिर आपका FDs हो गए, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स। तो ये डिपॉजिट अकाउंट्स हो गए।
यहाँ पर देखा गया कि 3.1% आर इंटरेस्टेड। एक काफ़ी क्रेजी ऑब्जर्वेशन ये है कि टर्की में जो आपका एफडी का रेट है वो अराउंड 20% पे है। यस, इंडिया में अभी हमारा एफडी का रेट मैक्सिमम आई थिंक 7.5% है फॉर प्राइवेट बैंक्स एंड बाकी जो है 5.5% है फॉर सरकारी बैंक्स आसपास। तो ये चीज़ भी तब हुई है जब हमारा जो इंटरेस्ट रेट है जो है वो 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ करा गया था, तो उससे पहले उससे भी कम था। लेकिन फिर भी इतने कम लोग पसंद करते हैं एफडी को, इसलिए क्योंकि टर्की की जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल हालत इस बेकार। इस टाइम पे वो लोग बैंक में पैसा डालना प्रेफर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इनफैक्ट कोई नहीं करेगा जब डिफ़ॉल्टिंग का टाइम आ रखा है। अगर इस टाइम पर ऐसे हालत होती है, आप पैसे डालते हो, इंटरेस्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन फ़ायदा क्या अगर आपको रिस्क है कि आपका बैंक ही आपका सारा पैसे लेके भाग जाएगा, तो इसके वजह से डिमांड कम। फिर आपकी क्रिप्टो करेंसीज अगर आप देखोगे तो 1.9% आर इंटरेस्टेड इन दिस। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो उससे हम रिलेट करते हैं पॉपुलेशन को। टर्की की जो पॉपुलेशन है वो 84 मिलियन के आसपास है, उसमें से अराउंड 5 मिलियन यानी कि 6% लोग जो हैं वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने तब अकाउंट बनाया जब मार्केट्स बहुत क्रेजीली ऊपर नीचे चल रही थी, यानी कि टाइम टू बाय अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि 2020-2021 में इंक्रीज। बट सिमिलरली फिर डिक्रीज होना भी शुरू हो गया जब लोगों ने देखा कि इट होल्ड्स अ मच लार्जर रिस्क, रिवॉर्ड रिस्क जो रेशियो है वो काफ़ी क्रेजी है, तो काफ़ी लोगों ने एग्जिट कर लिया। पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। इंडिया में अगर हम देखेंगे तो 7% लोग, जैसे मैंने बताया 7% लोग क्रिप्टो में अभी इन्वेस्टेड हैं। और यहाँ पर लास्ट जो चीज़ आती है वो स्टॉक्स। अराउंड 1% लोग कहते हैं कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। 1% अभी अगर हम देखेंगे तो टर्की में अराउंड 2.5 मिलियन लोग इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स विच इज़ 3% के आसपास। और ये जो इट इज़ हायर देन 3% आई थिंक, या नो इट इज़ 3%। और इंडिया में जो है जिसकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है उसमें अराउंड 3.7% जो है स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। सो येस, दिस इज़ द डेटा फॉर नाउ। टर्की का जो स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि बोर्सा इस्तांबुल, उसने जो है हाईएस्ट मंथली प्रॉफिट देखा एट 7.79%, जहाँ पे इन्होंने सीपीआई को एडजस्ट करा है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अप्रैल में। अब मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि बोर्सा इस्तांबुल क्या है। सो हियर इज़ BIST इस्तांबुल यानी कि बोर्सा इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर अगर हम 5 ईयर का ये डेटा देखेंगे, लेट मी सी 5 ईयर का अगर हम डेटा देखेंगे तो 5 ईयर के डेटा में अब ट्रेंड काफ़ी अच्छा देखा गया है। 2020 जब ये जो लॉकडाउन्स लगे थे तो पूरे दुनिया में ये प्रॉब्लम हुई है, इट्स नॉट ओनली टर्की। बट अगर हम देखेंगे ओवरऑल मार्केट्स वर रनिंग एट अराउंड 1250 एंड नाउ इट्स एट 2719। तो ये वैसे होता है जैसे BSE NSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE है, ये वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज उनका है। वही अगर शॉर्ट टर्म का देखोगे वन डे में तो पता ही वॉलेटिलिटी कितनी चल रही है आपके मार्केट में, बट 5 डेज एंड बियॉन्ड दैट होराइजन अगर आप देखोगे, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे तो हाँ एक राइज है जो बुलिश मार्केट में लोग जंप कर रहे थे, दे स्टिल ऑन अ रन। बट इन्होंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये बताई है हमें कि जो डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स थे उनका उल्टा 5.67% लॉस हो गया इवन आफ्टर वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स इन योर FD या सेविंग अकाउंट। फिर भी वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज या प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं बिकॉज वहाँ का जो इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई है एंड इट इज़ किलिंग इट। इवन जो $US में इन्वेस्टेड है उनको भी 6.18% का नुकसान हो रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, बिकॉज मे बी इट्स बिकॉज USD वर्सेस लीरा का अगर देखोगे तो लीरा की डिवैल्यूएशन कितनी हो रही है एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो लूजिंग मनी $US में इन्वेस्ट करने के बाद भी। बेसिकली $US को अगर होल्ड करके रखते हैं और फ्यूचर में उसको कन्वर्ट करेंगे तभी फायदा है, वरना तो कोई फायदा नहीं है इस टाइम पे। और एक और मेजर बात, जिन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था उल्टा उन लोगों ने 6.39% लूज किया इन रियल टर्म्स विच इज़ वर्स देन देयर FD, देयर लेट्स से सेविंग्स एंड $US इन्वेस्टमेंट्स। गोल्ड ने ऑब्वियसली मैंने आपको बताया अभी कि 55,000 से कैसे 50,000 का ड्रॉप देखा है, यानी कि 10% का डिक्रीज देखा है। तो जिन लोगों की कंट्री में ऑब्वियसली हैवक चल रहा है वो ये सोचेंगे कि अगर यहाँ पर महंगाई चल रही है तो हमारा गोल्ड भी इंक्रीज होना चाहिए बिकॉज इन्वर्स प्रोपोर्शन। पर उनको ये ध्यान नहीं होगा कि ये इंटरनेशनल इशू है, इंटरनेशनल में मार्केट्स जैसे परफॉर्म करती हैं उस हिसाब से रेट्स हमें दिखेंगे एंड दैट इज़ वाई लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट फेथ एंड ये लॉस देखा गया। बट इट इज़ नोवेयर नियर द लॉस ऑफ पीपल हु आर इन्वेस्टेड इनटू क्रिप्टो, जिन्होंने लूना जैसी मीम कॉइन्स ही कहूँगा मैं, जिसमें 99% भी लूज़ करा है। एंड दिस इज समथिंग दैट यू गेट इन गोल्ड कि गोल्ड हैज़ दैट सेफ्टी कि इट विल नॉट गो डाउन टू जीरो और लूज 99% ओवरनाइट, दैट्स देयर। कंज्यूमर प्राइसेस की अगर हम बात करेंगे, जो महंगाई है इट इंक्रीज्ड बाय 7.25% इन अप्रैल फ्रॉम प्रीवियस मंथ से 7% ऊपर गई है, ओके।
bringing the annual rise in consumer price index to 69.97% from 61.14। अब हम CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर लेते हैं। वो डेटा और इस डेटा में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मुझे दिख रहा है, बट यहाँ पर हम देख लेते हैं। मार्च 22 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 61.1 था एंड अप्रैल में वी कैन सी 69.9, मानी कि अराउंड 14% का राइज देखा गया। अगर हम ये सेम चीज़ इंडिया के टर्म्स में देखेंगे तो इट वेंट फ्रॉम 6.95 टू 7.79। तो इट इज़ नॉट कि टर्की का ही बुरा हाल है, वो 14% का राइज देखा हमने। इंडिया में भी 11% का राइज देखा गया, विच इज़ स्टिल अगेन अ बिग डील। अब हम वीकली एनालिसिस की बात करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा 23 मई से 27 मई था उसमें कैसे हमने प्राइसिंग देखी है। सो 23 मई आप यहाँ देख सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली जो आपका ओपनिंग था इट वाज अराउंड 1847 1852 एंड जो हमारी क्लोजिंग हुई है 27 को वो भी 1852 पे हुई है। जब मैंने आपको इंडियन रुपी के टर्म्स में दिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि 23-27 में सिर्फ मे बी 40-50 रुपीज़ का डिफरेंस ही आया है पर 10 ग्राम्स। तो यानी कि जितने पे ओपन हुआ था क्लोज हुआ था बिल्कुल ऊपर नीचे के बाद भी वो वहीं पे आके रह गया। सिल्वर की अगर हम बात करेंगे तो सिल्वर आपका यहाँ पर 23 मई की बात कर लेते हैं। इट स्टार्टेड एट अराउंड 21.86 समथिंग एंड 27 मई तक आते आते इट वेंट टू 22.1, यानी कि प्राइस ऊपर चला गया। सेम चीज़ अगर हम देखेंगे इंडियन रुपीज़ में, वही मैंने आपको बताया था अराउंड 51,800 समथिंग से लेके 62,000 तक गया था। तो वो जो है राइज हमने यहाँ देखा है। DXY जो है वो कंटिन्यूसली नीचे जाता जा रहा है। ये लास्ट 25-7 डेज़ का आपका डेटा है। इट हैज़ बीन हेविली गोइंग डाउन, दैट डायरेक्टली शुड इंडिकेट कि गोल्ड सिल्वर का जो रेट है वो उल्टा ऊपर जाना चाहिए। बट जैसे मैंने आपको बताया इस टाइम पर दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और इस सब के वजह से जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, कहीं कहीं नेगेटिव में भी चला जाता है। USD INR की अगर हम बात करें तो एक दिन ऐसा आया था 20 मई को ही, फ्राइडे को, जब स्पाइक कर गया था और आई थिंक हाईएस्ट गया था, मतलब INR वाज एट द लोएस्ट एट 77.9 के आसपास। बट उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़रूर देखी गई है। एक बार हम की इवेंट्स को देख लेते हैं कि हाउ थिंग्स हैपेंड थ्रू आउट द वीक। तो यहाँ पर हम 23 मई की बात कर लेते हैं। 23 मई से लेकर 24 मई में देखोगे अगर आप तो सेल ऑफ काफ़ी हुआ है, बट हमारा ट्रेंड जो था वो अप एंड डाउन की तरफ था। यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल ये कहता है कि सेंट लुइस फेडरल रिजर्व बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है कि US सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को और बढ़ाएंगे टू 3.5% ताकि इन्फ्लेशन को है जल्दी से जल्दी कंट्रोल करा जाए। तो ये एक काफ़ी मेजर चीज़ है, बिकॉज अभी नई मीटिंग्स होनी हैं जून और जुलाई में, जहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ें चेंज हों। तो ऐसे इन चीज़ों पे लोगों ने इंटरेस्ट रेट्स का हाइक होने के चक्कर में मींस मेटल का प्राइस नीचे जाएगा तो वहाँ पर एक डेफिनेटली सेल ऑफ जो है ट्रिगर हो जाता है। 24 को अगर हम देखेंगे तो 24 को गोल्ड ने फिर भी थोड़ी स्टेबिलिटी ली थी। वो इसीलिए ली थी क्योंकि जो आपका US डॉलर है वो थोड़ा शांत हुआ, वो थोड़ा मोस्टली नीचे जाना शुरू हो गया। उस चक्कर में 24 को हमने गोल्ड पे एक राइज देखा। 25 की अगर हम मॉर्निंग की बात करेंगे तो गोल्ड काफ़ी ऊपर गया। ये जो आपको यहाँ डेट दिख रही है उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा बिकॉज टाइम जोन्स के वजह से, जहाँ पर गोल्ड ने 1869 US डॉलर तक अचीव किया। एंड वो मोस्टली इसलिए है क्योंकि US डॉलर वीक हुआ और जो ट्रेजरी यील्ड है वो नीचे कम हो गई, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में लोग सब जगह इन्वेस्ट करने लगे हुए, तो टाइम टू टाइम एक जगह से उठा के लोग दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। 25 PM यानी कि शाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है हमारा प्रेशियस मेटल थोड़ा नीचे हुआ था, या इट्स प्रीटी क्लियर ओवर हियर। एंड ये सेम चीज़ इसीलिए है क्योंकि डॉलर जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ था। अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती है, तो मेटल्स भी उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। और जो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो वेट कर रहे थे US का जो FOMC है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, उसके मिनट्स का, जो 3 मई और 4 मई को इन्होंने मीटिंग करी थी जिसमें 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए थे। उसके जो मिनट्स थे उसने 25 मई को आना था शायद, तो इसीलिए वहाँ पे वेट कर रहे थे लोग कि अब हमारा नेक्स्ट मूवमेंट क्या होनी चाहिए। 26 मई को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, जो FOMC का डेटा था वो रिलीज़ हो गया था और उसने जो है जो स्टॉक मार्केट्स और बाकी सारे इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ी पॉजिटिविटी दी कि उनके फेवर में उनको फील हुआ। इसके वजह से डाउ 30, S&P और नास्डैक जो है वो सारे ग्रीन में क्लोजिंग हुई एट 0.6%, 0.95 एंड 1.5%, विच इज़ अ लॉट। फेडरल रिजर्व के जो मिनट्स रिवील हुए थे उसमें ये कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने में, बट उनका कमिटमेंट जो है कि हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे ताकि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में रहे, ये तो इनके दिमाग में अभी भी है ही।
राइजिंग इंटरेस्ट रेट जब राइज होता है तो इकोनॉमी को जो है हिट डेफिनेटली लग सकता है, रिसेशन के चांसेस हो सकते हैं। बट जो FOMC के जो मिनट्स हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई सिनेरियो तो नहीं होगा, उनके हिसाब से ये ट्रू नहीं है। बट क्या होगा क्या नहीं होगा वो टाइम बताएगा। अब हमारे पास 27 यानी कि फ्राइडे जो लास्ट डे है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तक वही थोड़ा क्रेजी मूवमेंट है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो US डॉलर इंडेक्स है वो नीचे आया, फिर से DXY नीचे आया, 1 मंथ लो पे गया, वाओ। और जो US की इकोनॉमिक डेटा है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। अब बीच में क्या है, लोगों ने सेल ऑफ किया, यानी कि जो सेफ हेवन है हमारा गोल्ड है उसकी डिमांड कम हो गई, बिकॉज पीपल सोल्ड मोर एज कम्पेयर टू बाइंग। और जो डिबेट चल रही है कि फेड इस समय इंक्रीज करेगा इंटरेस्ट रेट, उसमें अलग अलग लोगों का ओपिनियन है। कोई कहता है इससे पूरी दुनिया की इकॉनमी ख़राब हो जाएगी, या US की तो ख़राब होनी है लेकिन पूरी दुनिया भी ट्रिगर हो जाएगी। ये सेम चीज़ जो है इसके पे भी वहाँ डिस्कशन चलते रहते हैं, सब जगह लेफ्ट एंड राइट होता ही रहता है। और यहाँ पर हमारा गोल्ड जो है वो 2 वीक हाई तक आया, लेकिन अब ये नहीं पता है कि इससे आगे ऊपर जाएगा प्राइस या नहीं जाएगा। इवन दो इंटरेस्ट रेट्स जो हाई ऊपर जाएंगे वो डेफिनेटली एक हमें डायरेक्शन देता है कि ये नीचे जाएगा गोल्ड सिल्वर का। लेकिन इवन सेल ऑफ के बाद या फिर हैवी डिमांड के बाद भी काफ़ी टाइम आता है जब प्राइसेस ऊपर नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ अलग प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम सिल्वर को देखेंगे यहाँ पर, तो सिल्वर के प्राइसिंग में काफ़ी क्रेजीनेस देखी गई है। मैंने आपको बताया था कि इट जस्ट वेंट अप बाय फ्यू सेंट्स रुपीज़ में, मान लो 2000 के आसपास या 1500 के आसपास। बट स्टिल ये अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो कितना जिगजैग है, इट्स अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बिकॉज सेल ऑफ भी चलता है, डिमांड भी है। एंड एक और न्यूज़ आई थी कि चाइना में जो रिस्ट्रिक्शन लग रखा था कोविड का वो थोड़ा ईज हुआ है। इवन तो डिमांड म्यूटेड है लेकिन फिर भी इट इज़ पिकिंग अप अ बिट, तो इसके वजह से थोड़ा राइज भी देखा गया। बिकॉज वहाँ जब थोड़ा ईज होता है लॉकडाउन एंड रिस्ट्रिक्शंस, तो वहाँ पे जो है परचेसेस डेफिनेटली बढ़ेंगी। इंडस्ट्रियल डिमांड आप लोगों को पता है पूरी दुनिया जो है चाइना में रिलाई करती है चाइना पे। तो इस पॉइंट पे अगर आप वो आत्मनिर्भर वाला मूव भी लगाते हो, एट सम पॉइंट देर आर कंट्रीज हु आर नॉट एबल टू डू द आत्मनिर्भर थिंग बिकॉज दे डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे डोंट हैव दैट मनी, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू डू इट। तो जो कंट्रीज करती हैं वो करती हैं डेफिनेटली, बट मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल रिलाई ऑन चाइना फॉर थिंग्स। और अगर चाइना ही थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है तो हमें दिखता है कि कैसे इंडस्ट्रियल डिमांड वाली जगह पे हमारे प्रेशियस मेटल्स पे भी एक प्रेशर आ जाता है। तो ये था आज की वीडियो के बारे में, जिसमें हमने देख लिया कि कैसे प्रेशियस मेटल्स ने इस हफ्ते भी थोड़ा सा पॉजिटिव तो ज़रूर परफॉर्म किया था बीच में, जब $1870 तक हमारा गोल्ड गया था। बट स्टिल जो रेंज है हमारी 50,000 से लेके अराउंड 52,500 तक रही है फॉर गोल्ड। एंड सिल्वर की अगर हम देखेंगे तो मे बी 59,000 रुपीज़ के ऊपर से लेके 62,500 तक देखा गया। वही रेंज काफ़ी टाइट है एंड 50,000 इज़ अ की सपोर्ट लेवल फॉर गोल्ड। तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा वो तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स डेफिनेटली अगर जून जुलाई में हाइक करेंगे तो इसका मतलब है कि गोल्ड सिल्वर पे प्रेशर आएगा, गोल्ड पे ज़्यादा प्रेशर आएगा और गोल्ड डेफिनेटली फॉल करेगा। सिल्वर के बारे में आई बिलीव इट कैन राइज अ बिट। अभी अगर हम गोल्ड सिल्वर का रेशियो देखेंगे इट्स स्टिल 83-84 विच इज स्टिल फेवरिंग सिल्वर। बट एज यूजुअल टाइम ही बताएगा, ना मैं बता सकता हूँ ना मे बी आप बता सकते हो कि क्या होगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई एम होपिंग कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने आर्टिकल्स और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोरिलेशन किया था। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लेना फॉर नोटिफिकेशंस। सो इन दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।